कहानी की शुरुआत सन 1815 से होती है, जब नेपोलियन को देश से निकालकर किसी आइलैंड पर भेज दिया गया था। और एक रात हम एक जलती हुई शिप से बचकर निकली औरत को देखते हैं, जो समुंदर की लहरों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे बचाने के लिए एडमंड नाम का एक सेलर समंदर में कूद गया और इससे पहले कि वो औरत डूबकर मर जाती, वो उसे बचाकर अपनी शिप में ले आया। लेकिन कैप्टन डैंगलर को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती। अगले दिन एंजेला डैंगलर के पास आई और उससे नेपोलियन का वही पत्र मांगने लगी जो डैंगलर ने कल रात उसके पास से चुरा लिया था। उस पत्र में एक मिशन के बारे में लिखा हुआ था। उस पत्र को वापस करने के बदले डैंगलर एंजेला से पैसों की डिमांड करने लगा। एंजेला बताती है कि उसके पास डैंगलर को देने के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन अगर उस लेटर के बारे में डैंगलर ने किसी को कुछ बताया तो एंजेला के कुछ दोस्त हैं जो उसे जान से मार देंगे। शहर पहुंचकर एंजेला एडमंड को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और चली जाती है। वही डैंगलर शिप के मालिक मोरेल से एडमंड की शिकायत करने लगा और कहता है कि उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो उसके कमांड्स फॉलो नहीं करता। लेकिन मोरेल ने एडमंड के कारनामे से प्रभावित होकर उल्टा डैंगलर को ही नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि समंदर में फंसे लोगों की जान बचाना कैप्टन की जिम्मेदारी होती है और डैंगलर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। बाद में मोरेल एडमंड को अपने पोते मैक्सिमिलियन से मिलवाता है और बताता है कि आज से एडमंड उसकी शिप का कैप्टन है। वो मैक्सिमिलियन से भी एडमंड को तरह एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहता है, जिसके बाद एडमंड अपनी मंगेतर मर्सिडीज के पास गया और उसे ये खुशखबरी दी कि उसे शिप का कैप्टन बना दिया गया है। दोनों काफी खुश थे। फिर हम एडमंड को उसके पिता लुई के पास देखते हैं। उसके पिता लुई यह जानकर बहुत खुश हुए कि एक नौकर का बेटा शिप का कैप्टन बन गया है। वो उसे स्टडीज में सपोर्ट नहीं कर पाए थे। उन्हें इस बात का हमेशा से दुख रहा है, लेकिन उन्हें हमेशा से एडमंड पर गर्व था। हर कोई इस बात का जश्न मना रहा था। एडमंड का बेस्ट फ्रेंड फर्नांड, जो आर्मी में है, वो भी काफी खुश था। फर्नांड मर्सिडीज का कजिन भी है। एडमंड उसे उनकी शादी में उसका बेस्ट मैन बनने के लिए कहता है। फर्नांड को जब पता चला कि एडमंड और मर्सिडीज एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, वो कहता है कि मर्सिडीज के पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि एडमंड एक नौकर का बेटा था। मर्सिडीज फर्नांड को अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए मना लेती है, लेकिन फर्नांड, जो मर्सिडीज से प्यार करता है, वो उनकी शादी की बात से काफी दुखी हो गया। अब दोनों की शादी का दिन आ गया था। चर्च में उनकी शादी हो रही है और चर्च के बाहर हम गुस्से से भरे डैंगलर को खड़ा देखते हैं। और फिर अचानक से शादी के बीच पुलिस वाले आ गए और एडमंड को गिरफ्तार कर लिया। उसे विलेफोर्ड के सामने पेश किया जाता है, जो उस पर बोनापार्टिस्ट होने का आरोप लगाता है। मतलब वो नेपोलियन के लिए काम करता है। उसे एडमंड की बाइबल से नेपोलियन का वही लेटर मिला जो डैंगलर ने एंजेला के पास से चुराया था, मगर एडमंड ने वो लेटर पहले कभी देखा तक नहीं थी। विलेफोर्ड पूछता है कि क्या उसका कोई दुश्मन है। असल में एडमंड को फंसाने का ये सारा प्लान डैंगलर का था। विलेफोर्ड एडमंड को फंसाने की साजिश को समझ जाता है और उसे रिहा करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आखिरी समय में एडमंड एंजेला का नाम बताकर खुद को खतरे में डाल देता है। उसके नाम के अलावा एडमंड को और कुछ नहीं पता था। विलेफोर्ड कहता है कि उसे यकीन है कि एडमंड सच बोल रहा है और उसके क्रू से इस बयान की पुष्टि करने के बाद ही वो उसे जाने देगा। जिसके बाद डैंगलर, कैड्रो से और फर्नांड से पूछताछ की गई। विलेफोर्ड एडमंड की कैद सुनिश्चित करने के लिए डैंगलर्स और फर्नांड के साथ साजिश रचता है। एडमंड को गिरफ्तार कर लिया गया और फर्नांड मर्सिडीज से झूठ कहता है कि वो एडमंड के लिए कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद हम विलेफोर्ड को उसकी रखेल विक्टोरिया के पास देखते हैं, जो प्रेग्नेंट थी। विक्टोरिया, जो डैंगलर की बीवी है, एंजेला भी वही मौजूद थी और हमें पता चला कि एंजेला असल में विलेफोर्ड की बहन है। दोनों की आपस में नहीं बनती थी। दोनों के बीच पॉलिटिकल मतभेद थे। एंजेला नेपोलियन की सपोर्टर थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन की वजह से उसे भी गद्दार समझा जाए। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए विलेफोर्ड ने एडमंड को फंसाया था। एंजेला उस पर एडमंड को रिहा करने का दबाव डालने लगी, वरना वो डैंगलर को उनके अफेयर के बारे में सब बता देगी। गुस्से में विलेफोर्ड उसका गला दबाने लगा। अब कहानी 4 साल आगे जाती है। एडमंड को शैटो डीफ में कैद किया गया है, जहां उसके चारों तरफ मजबूत पत्थरों की दीवार थी। ऊपर की झली से उसे खाना पहुंचाया जाता है। ऐसे ही साल बीत रहे हैं। वो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है,
लेकिन एक दिन उसे कुछ आवाज आई। दीवार की दूसरी तरफ कोई था। इतने सालों बाद किसी को सामने देख एडमंड दंग रह गया। उसकी मुलाकात साथी कैदी एबे फारिया से होती है, जो एक इतालवी पादरी और बुद्धिजीवी है, जिसे उसके राजनीतिक विचारों के कारण जेल भेजा गया था। फारिया उसे बताता है कि एडमंड को यहाँ लाए 4 साल बीत चुके हैं। एडमंड पत्थरों को हटाकर फारिया तक पहुँचने की कोशिश करने लगा और आखिरकार वह फारिया तक पहुँच गया। वो इस जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा है और अगर एडमंड उसका साथ दे तो 12 साल बाद वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे। अब एडमंड के अंदर वहाँ से बाहर निकलने की चाह प्रबल हो गई। वो रोज छिपकर एक दूसरे से मिलने लगे। 8 वर्षों में फारिया एडमंड को बहुत सी भाषाओं, विज्ञान और संस्कृति की शिक्षा देने लगा। फारिया जानना चाहता है कि यहाँ से बाहर निकलते ही सबसे पहली चीज वो क्या करेगा। एडमंड सबसे पहले मर्सिडीज को ढूंढने की बात करता है। फारिया पूछता है कि क्या उसे लगता है कि मर्सिडीज अभी तक उसका इंतजार कर रही होगी। एडमंड कहता है कि उसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। तब फारिया उसे मोंटे क्रिस्टो आइलैंड पर एक विशाल खजाने के बारे में बताता है। यह खजाना इटली के सबसे धनी परिवार स्पाडा की संपत्ति थी। कार्डिनल स्पाडा ने 15वीं शताब्दी में इस खजाने को पोप अलेक्जेंडर 6 और सेसरे बोर्गिया से बचाने के लिए छिपा दिया था और फिर कहानी 10 साल आगे शिफ्ट होती है। सुरंग का काम काफी हद तक पूरा हो चुका था, बस कुछ दिन की मेहनत बची है। लेकिन इस बीच सुरंग बनाते वक्त फारिया गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बचने के चांसेस न के बराबर है। मरने से पहले वो कहता है कि वो पागल नहीं है, मोंटे क्रिस्टो में सच में खजाना छिपा है, और फिर उसने दम तोड़ दिया। जेल कर्मचारियों को जब पता चला, वो उसक शरीर को एक बोरे में डाल देते हैं। मौका पाकर एडमंड फारिया के शरीर को अपनी कोठरी में ले जाता है और खुद उसकी जगह दफनाने वाले बोरे में छिप गया। बोरे को समुंदर में फेंक दिया जाता है और फिर एडमंड तैरकर मार्सिले आ गया। मार्सिले लौटकर एडमंड को पता चलता है कि उसके पिता लुई की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे की मौत के सदमे में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। मतलब लुई को ये झूठ बोला गया था कि एडमंड मर चुका है। वही मर्सिडीज फर्नांड से शादी करके पेरिस चली गई थी और उनका अब एक बेटा भी है। उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। अब एडमंड फारिया के बताए अनुसार मोंटे क्रिस्टो की यात्रा करता है। ये खजाना मोंटे क्रिस्टो द्वीप पर दफन एक ताबूत में है और एडमंड को ये छिपा हुआ खजाना मिल जाता है। 1 साल बाद वह बदला लेने के इरादे से कैड्रोसे से एक फादर के रूप में मिलता है, जिसने एडमंड को फंसाने में डैंगलर का साथ दिया था। एडमंड उसे एक हीरे का लालच देकर सच पता करता है और उसे पता चला कि डैंगलर ने मोरेल की शिप में फिर से कैप्टन की रैंक हासिल करके मोरेल को धोखा दिया, क्योंकि मोरेल ने एडमंड को बेगुनाह साबित करने के लिए जी जान लगा दी थी। डैंगलर ने उसके बसीनेस को हत्या लिया था और मोरेल की फाइनेंशियल हालत काफी खराब हो चुकी है। वही एंजेला को भी विल्फोर्ड के कहने पर डैंगलर ने एक ब्रोथल में बेच दिया था। उसे ये भी पता चला कि उसके खुद के दोस्त फर्नांड ने उसके साथ गद्दारी की। एडमंड अपने भाग्य को ईश्वर का उपहार मानता है, जो उसे केवल उन लोगों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से दिया गया है जिन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन लोगों को दंडित करना जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई है। एडमंड मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में फिर से प्रकट होता है और एंजेला को ढूंढता है, जो अब मर रही है और वेश्यावृत्ति में मजबूर है। वह बताती है कि उसने एक बार विलेफोर्ड को उसके अपराधों की सजा देने की कोशिश की थी, लेकिन उस रात विलेफोर्ड अपने नाजायज बेटे आंद्रे को जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहा था। एंजेला ने आंद्रे को बचाया और उसे एक अनाथालय में रख दिया। अब एडमंड आंद्रे के पास आता है और उसे अपने बदले में शामिल कर लेता है, ये कहकर कि वो हर उस इंसान से बदला लेंगे जिन्होंने उनकी जिंदगी उनसे छीनने की कोशिश की है। एडमंड उसका नाम बदलकर प्रिंस एंड्रिया रखता है और फिर उसने फर्नांड के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। वो उसके बेटे अल्बर्ट को गुंडों से बचाकर उसका भरोसा जीत लेता है और अगले दिन अल्बर्ट अपने पिता फर्नांड के साथ एडमंड का शुक्रिया करने आया और वहाँ वो हाइडी नाम की एक लड़की को देखता है, जिसे एडमंड अपनी गॉड डॉटर बताता है, लेकिन असल में उसने हाइडी को अल्बर्ट को सिड्यूस करने के लिए रखा था। जिसके बाद फर्नांड एडमंड को डैंगलर्स और विलेफोर्ड से मिलवाता है और वो साथ में शिकार पर जाते हैं। जिसके बाद फर्नांड
उसे मर्सिडीज से मिलवाता है, जो उसके बदले हुए रूप के बावजूद उसे पहचान लेती है, लेकिन किसी से कुछ न कहती। वही डैंगलर्स के बेड़े गायब होने की खबर फैल चुकी थी, जिससे उसके शेयरों में गिरावट आ जाती है। फर्नांड अपनी पहुंच का उपयोग करते हुए डैंगलर्स को बताता करता है कि रिपोर्ट झूठी है, जिसके बाद डैंगलर ने उस अखबार पर केस कर दिया जिसने उसके बेड़े के बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी। डैंगलर्स अपने नुकसान की भरपाई के लिए मोंटे क्रिस्टो यानी एडमंड से अपनी संपत्ति गिरवी रखकर पैसे उधार लेता है, और जब डैंगलर्स केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद था, उसी कोर्ट में एंड्रिया खुद को विलेफोर्ड का नाजायज बेटा बताता है। विलेफोर्ड के पिछले अपराधों को उजागर करता है, ये जानकर कि विलफोर्ड ने उसके बेटे को मुर्दा बताकर जिंदा दफन कर दिया था। विक्टोरिया शॉक्ड हो गई। विलफोर्ड, विक्टोरिया और खुद को अपमान से बचाने के लिए कोर्ट से उठकर चला जाता है। विलफोर्ड पर जांच बैठाने का फैसला किया गया, लेकिन आंद्रे अपने पिता विलफोर्ड को कोर्ट में ही मार देता है, लेकिन भागते समय उसे गोली मार दी जाती है। डैंगलर भी अब पूरी तरह रोड पर आ चुका था। एडमंड के पास गिरवी रखी हुई उसकी प्रॉपर्टी अब एडमंड की है, जिसे बाद में उसने उसके असली मालिक मोरेल को सौंप दी। वही आंद्रे की मौत से तबाह हेडी काउंट के खिलाफ हो जाती है और उसे जिम्मेदार ठहराती है। आगे हेडी और अल्बर्ट भागने की योजना बनाते हैं। तभी एडमंड उनके सामने आ जाता है और हाइडी से अपनी सच्चाई बताने के लिए कहता है, और हमें पता चला कि हेडी के पिता जनीना के अली पाशा थे, जो ग्रीक के वजीर थे। फर्नांड ने अली पाशा को धोखा देकर जनरल की रैंक हासिल की और उसे मार डाला। बाद में उसने उसकी पत्नी और बेटी हाइडी को गुलामी में बेच दिया। ये जानकर कि हाइडी बस बदला लेने के लिए उसके करीब आई थी, अल्बर्ट गुस्से में वहाँ से चला गया। एडमंड हाइडी से कहता है कि बाप के किए कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। एडमंड अल्बर्ट को मारना चाहता है, तभी मर्सिडीज एडमंड के पास आई और काउंट को उसके असली नाम से बुलाती है और कहती है कि पहले दिन से वो उसकी सच्चाई जानती थी। वो उससे अपने बेटे अल्बर्ट की जान की भीख मांगती है। एडमंड उसे फर्नांड का लिखा वो खत दिखाता है, जिसमें फर्नांड ने एडमंड के धोखेबाज होने की पुष्टि की थी। उसे ट्रेटर बताकर मरने के लिए आइलैंड पर भेज दिया था। मर्सिडीज कहती है कि फिर वो फर्नांड से बदला ले, जो असली गनहेगार है। मर्सिडीज फर्नांड को छोड़ देती है और फर्नांड गुस्से में एडमंड से भिड़ जाता है। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसमें एडमंड जीत गया, लेकिन वो फर्नांड को उसके अपमान और नुकसान के साथ जीने के लिए छोड़ देता है। अंत में मर्सिडीज चर्च जाती है, जहां बाइबल के अंदर से उसे एडमंड का खत मिला, जिसमें उसने लिखा था कि जो जिंदगी वो दोनों नहीं जी पाए, वो जिंदगी अब हाइडी और अल्बर्ट जिएंगे। और फिर एडमंड एक लंबी यात्रा पर निकल गया। और यही होता है इस कहानी का द एंड।